welcome back to our channel Navy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. हमने स्टीरियो केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट कर रखा है जिसकी ऑलरेडी 7 क्लासेज हो चुकी हैं, साथ में 2 MCQ क्लास भी हमने करवा दी थी। जो फर्स्ट MCQ क्लास थी हमारी, उसमें हमने जैसे कि नोमेनक्लेचर और कॉन्फ़िगरेशन है, RS, सिस, ट्रांस, सिन, एंटी और DL कॉन्फ़िगरेशन, इन्हीं के बेस पे कुछ MCQ हमने सोल्व करवाए थे फर्स्ट MCQ क्लास में। जो सेकंड क्लास है हमारी MCQ की, उसमें हमने स्टीरियो आइसोमर्स के कुछ टॉपिक हैं जैसे कि इनैंशियोमर, डायस्टीरियोमर, मीजो कंपाउंड, इराइथ्रो एंड थ्रियो कंपाउंड, साथ में एनोमर और एपीमर। जो ये आइसोमर्स थे, इन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चन हमने सेकंड क्लास में डिस्कस किए थे। तो टोटल हमारी 9 क्लास हो चुकी हैं स्टीरियो केमिस्ट्री की। तो आज की क्लास यानी कि हमारी 10th क्लास होगी। टॉपिक की 8th क्लास, टोटल हमारी 10th क्लास आज है। तो आज की क्लास में हम स्टीरियो केमिस्ट्री का आगे का पोर्शन डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कायरलिटी कंप्लीट करवाया था। कायरलिटी को हमने 4 डिफरेंट टाइप की डिस्कस की थी, एक्सियल, सेंट्रल, प्लेनर एंड हेलिकल। ये 4 टाइप की जो कायरलिटी थी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। साथ में कुछ कंपाउंड थे जिनकी हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी बताई थी कि कंपाउंड हमारे ऑप्टिकल एक्टिव है या फिर ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तो वो कंपाउंड हमारे थे जिनमें हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी बताई थी, बाइफिनाइल, एलिन, या फिर कहें पैरासाइक्लोफेन, और एक हमारा था स्पाइरो कंपाउंड या फिर उसे कहेंगे हम स्पाइरिन। दोनों एक ही बात है, स्पाइरो कंपाउंड या फिर स्पाइरिन। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में जिन टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो रहने वाले हमारे स्पेसिफिक रोटेशन, इनैंशियोमेरिक एक्सेस, और जो हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उनके हम नंबर यानी कि नंबर ऑफ आइसोमर्स आज की क्लास में हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। और टोपोसिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आते हैं वहां से भी। टोपोसिटी में ही हम प्रोकायरिलिटी के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे आज के, और कुछ MCQ भी यहाँ पे हम सोल्व करेंगे। जो टॉपिक करवाते जाएंगे जैसे स्पेसिफिक रोटेशन और इनैंशियोमेरिक एक्सेस, जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा एक एक इनका MCQ हम करवा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाला उसका भी एक एक, मतलब यानी कि टॉपिक कवर करवाते जाएंगे, साथ साथ उनके MCQ भी हम आज की क्लास में करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है स्पेसिफिक रोटेशन। ये स्पेसिफिक रोटेशन क्या है? सबसे पहले देखो, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कंसंट्रेटेड अल्फा या फिर कंसंट्रेटेड अल्फा, यहाँ पे D और यहाँ पे 20। इनका हम मीनिंग बताएंगे क्यों लिखा है ऐसे। दोनों एक ही बात है, ठीक है। चाहे हम ऐसे रिप्रेजेंट करें स्पेसिफिक रोटेशन को, चाहे ऐसे। क्लियर? अब हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। स्पेसिफिक रोटेशन इज द ऑप्टिकल रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन इज द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन व्हेन पाथ लेंथ, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल l से 10 सेंटीमीटर एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, पर्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक है। यहां तक सबको? अब यहाँ पे देखो, हमने जो जो यहाँ पे कुछ पॉइंट आए हैं उनको देखते हैं किससे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे है ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसे हम C से रिप्रेजेंट करेंगे। पाथ लेंथ को हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करेंगे एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ। इसको देखो, सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं, इज इक्वल टू अल्फा अपॉन C इंटू L। तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड अल्फा हमारा स्पेसिफिक रोटेशन है, अल्फा हमारा ऑप्टिकल रोटेशन है, C कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, L हमारी पाथ लेंथ। क्लियर? अब ये वेवलेंथ कहाँ पे है? फिर वेवलेंथ देखो, यहाँ पे जो D है, ये D रिप्रेजेंट कर रहा है पर्टिकुलर वेवलेंथ को, ये वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि होगी 589 नैनोमीटर। फिक्स है ये वेवलेंथ, ठीक है। यहाँ पे अब हम बात करेंगे 20, ये है 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमसे यदि स्पेसिफिक रोटेशन पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल, यहाँ से न्यूमेरिकल आएंगे डायरेक्टली, तो हमसे स्पेसिफिक रोटेशन पूछेंगे तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, अल्फा अपॉन C इंटू L। क्लियर?
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इनैंशियोमेरिक एक्सेस। इनैंशियोमेरिक एक्सेस, इनैंशियोमेरिक एक्सेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डबल ई से, ठीक है, स्मॉल डबल ई है इनका मतलब है इनैंशियोमेरिक एक्सेस। ये होगा इट इज द मेजर, इट इज द मेजर only for the, it is the measure for only one enantiomer, it's present other than one, other than enantiomer, ठीक है। तो ये हमारा है इनैंशियोमेरिक एक्सेस। अभी इनैंशियोमेरिक एक्सेस में कुछ फॉर्मूला है जहां से क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्टली आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फर्स्ट हमारा है परसेंटेज ऑप्टिकल प्यूरिटी, परसेंटेज ऑप्टिकल प्यूरिटी। सेकंड होगा ऑप्टिकल प्यूरिटी, ऑप्टिकल प्यूरिटी। एंड थर्ड होगा ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन। ये 3 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनैंशियोमेरिक एक्सेस में, यहीं से आप लोगों को न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परसेंटेज ऑप्टिकल प्यूरिटी की। इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो होगा कंसंट्रेटेड एल्फा अपॉन कंसंट्रेटेड एल्फा। तो ये जो ऊपर वाला एल्फा है ये होगा ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन। नीचे वाले होगा ये होगा मैक्सिमम स्पेसिफिक रोटेशन इनटू 100। 100 मल्टीप्लाई में हमने इसे लगाया क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज पूछी गई है। क्लियर? कंसंट्रेशन ऑफ एल्फा अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एल्फा किसके ऊपर होगी हमारी ऑब्जर्व, नीचे होगी मैक्सिमम स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल प्यूरिटी की। ऑप्टिकल प्यूरिटी को हम लिख सकते हैं परसेंटेज इनैंशियोमेरिक एक्सेस। क्वेश्चन में हमसे ऑप्टिकल प्यूरिटी पूछे या फिर परसेंटेज इनैंशियोमेरिक एक्सेस, दोनों एक ही बात है, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है जो कि होगा कंसंट्रेटेड R माइनस कंसंट्रेटेड S अपॉन कंसंट्रेटेड R प्लस कंसंट्रेटेड S इंटू 100। 100 फिर से किसके लिए, परसेंटेज के लिए। इसे हम लिख सकते हैं कंसंट्रेटेड R माइनस कंसंट्रेटेड S इंटू 100, परसेंटेज R माइनस परसेंटेज S। ये होगा हमारा फॉर्मूला परसेंटेज इनैंशियोमेरिक एक्सेस या फिर ऑप्टिकल प्यूरिटी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला। क्लियर? और परसेंटेज R प्लस परसेंटेज S हमारा होगा 100 के इक्वल, 100 के इक्वल। क्लियर यहाँ तक? तो ये हमारा फॉर्मूला होगा ऑप्टिकल प्यूरिटी के लिए। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन हमने स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट किया था, यानी कि लास्ट हमने जो फॉर्मूला देखा था स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू ऑप्टिकल रोटेशन अपॉन C इंटू L। अब ये जो हमारा ऑप्टिकल रोटेशन है, ये जो नया फॉर्मूला मिलेगा यहाँ पे हमें, ये मिलेगा इनैंशियोमेरिक एक्सेस के बेस पे। तो ये होगा इनैंशियोमेरिक एक्सेस अपॉन 100 इंटू स्पेसिफिक रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन होगा इनैंशियोमेरिक एक्सेस अपॉन 100 इंटू स्पेसिफिक रोटेशन। तो यदि वो हम क्वेश्चन देख के बताएंगे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यदि हमसे कंसंट्रेटेड और पाथ लेंथ गिवन है तो वहां पे हम ऑप्टिकल रोटेशन वाला कौन सा, जो स्पेसिफिक रोटेशन लास्ट में हमने डिस्कस किया था, वो फॉर्मूला लगाएंगे। यदि हमें इनैंशियोमेरिक एक्सेस गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ऑप्टिकल रोटेशन के लिए। क्लियर? अब इसके हम कुछ क्वेश्चन है, यानी कि दोनों टॉपिक के एक एक क्वेश्चन है, वो हम सोल्व कर लेते हैं साथ में, ताकि हमें कॉन्सेप्ट का पता चल जाएगा कि हमारा क्लियर है या फिर नहीं। देखो हमें गिवन है 20 mg मेंडेलिक एसिड was dissolved in 1 centimeter cube of ethanol and the solution placed in a 10 centimeter long polarimeter cell। यानी कि जो ये 10 सेंटीमीटर हमें गिवन है ये होगी पाथ लेंथ यानी कि L।
यहाँ पे जो हमें गिवन है 20 mg, क्या गिवन है ये 20 mg पर सेंटीमीटर क्यूब, ये होगी हमारी C कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पर सेंटीमीटर क्यूब, और L हमारी गिवन है 10 सेंटीमीटर। एन ऑप्टिकल रोटेशन अल्फा जिसकी वैल्यू गिवन है -4.35 डिग्री सेल्सियस, ये अल्फा गिवन है जो है -4.35 डिग्री सेल्सियस जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, वॉज मेजर्ड एट 20 डिग्री सेल्सियस विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर, और हमें कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक रोटेशन इस एसिड के लिए। क्लियर? देखो फॉर्मूला लगेगा हमारे पास ये, ठीक है, जो होगा अल्फा अपॉन सी इंटू एल। अल्फा की वैल्यू गिवन है -4.35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट हमें किसकी कैलकुलेट करनी है, सी कंसंट्रेटेड, यहाँ पे हमें mg मिलीग्राम में गिवन है, बट इसे हम किस में करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, और ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही होगी हमारे पास। यहाँ पे हमें गिवन है पाथ लेंथ, देखो तो 2 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे है डिग्री सेल्सियस, इंटू हमारे पास लेंथ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करना है, इन्हें सोल्व करेंगे, टू से -2.175 यही होगा। -2.175 अपॉन, यह है 10 की पावर -3 और ये कितना है 10, तो एक यहाँ से कम हो जाएगा 10 की पावर -2, और ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा 10 की पावर +2 हो जाएगा, तो ये होगा -2.175 इंटू 10 की पावर +2, यही होगा। ये है 100, डेसिमल कहाँ चला जाएगा इधर, -217.5 डिग्री सेल्सियस, ये होगा हमारा आंसर स्पेसिफिक रोटेशन। क्लियर यहाँ तक सबको, ये क्या है हमारा स्पेसिफिक रोटेशन का आंसर आया है -217.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द ऑप्टिकल रोटेशन फ्रॉम गिवन डाटा। यहाँ पे हमें ऑप्टिकल रोटेशन कैलकुलेट करना है, और ये हमें डाटा गिवन है, हमें स्पेसिफिक रोटेशन गिवन है 20 डिग्री, डी हमारा है 90% और एल है 10%। यहाँ पे हम जो ऑप्टिकल रोटेशन का फॉर्मूला लगाएंगे वो फॉर्मूला हमारा रहने वाला है इनएंशियोमेरिक एक्सिस वाला, यानी कि ऑप्टिकल रोटेशन इज इक्वल टू इनएंशियोमेरिक एक्सिस अपॉन 100 इंटू स्पेसिफिक रोटेशन। सभी की वैल्यू हमें गिवन है, इनएंशियोमेरिक एक्सिस की हम निकाल लेंगे यहाँ से। देखो हमने कहा था परसेंटेज इनएंशियोमेरिक एक्सिस होगा हमारा परसेंटेज आर माइनस परसेंटेज एस, तो यहाँ पे डीएल वही बात है, इसका वैल्यू भी होगा परसेंटेज डी माइनस परसेंटेज एल, तो डी हमारे पास है 90, एल हमारे पास है 10 इज इक्वल टू 80, ठीक है। तो आएगा हमारे पास 80 अपॉन 100 इंटू स्पेसिफिक रोटेशन है 20, 0 0 0 से 0 16 डिग्री, ये होगा हमारे पास है ऑप्टिकल रोटेशन। क्लियर हुआ? जो हमने लास्ट दो टॉपिक अभी डिस्कस किए हैं, स्पेसिफिक रोटेशन एंड इनएंशियोमेरिक एक्सिस, उनसे हमसे ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, उनकी डेफिनेशन वगैरह फॉर्मूला पूछ सकते हैं स्पेसिफिक रोटेशन वाला मेनली, ठीक है, बट यहाँ से न्यूमेरिकल बनेंगे और इस टाइप से न्यूमेरिकल हमसे पूछे जाएंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑप्टिकल एक्टिविटी इन मॉलिक्यूल्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन molecules having symmetric center, symmetric center। तो यहाँ पे जो हम आइसोमर्स निकालेंगे
वो ऑप्टिकल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के नंबर यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 3 केस बनेंगे, तीनों को यहीं पे लिख देते हैं। केस फर्स्ट, केस सेकंड एंड केस थर्ड। देखो इन तीनों में क्या है, जो हमारा फर्स्ट केस रहने वाला है वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी। क्या होगी? यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है और n नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर यहां पे प्रेजेंट है, देन हम आइसोमर कैलकुलेट करेंगे। उनके लिए फॉर्मूला क्या होगा वो हम इसके नीचे बताएंगे। केस सेकंड में है, यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो बट वहां पे जो एसिमेट्रिक सेंटर है, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर होंगे वो इवन है, तो उनके लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे आइसोमर्स? यदि हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट है बट नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर होंगे वो होंगे ओड नंबर में, वो होंगे ओड नंबर में। तो अब हम इन्हें फॉर्मूला देखते हैं कैलकुलेट करने के लिए। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, यदि हमें ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म कैलकुलेट करनी है केस फर्स्ट के लिए, तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या होगा? तो सबसे पहले देखो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म होंगी उसे हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर? और उसके लिए फॉर्मूला होगा 2 की पावर n, 2 की पावर n। n हमारा होगा नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर, कि जितने हमारे एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट होंगे तो वो हमारे क्या होंगे, यहाँ पे लिखे जाएंगे, क्लियर? अब हमारे जो नेक्स्ट होगा वो होगा नंबर ऑफ इनैंशियोमेरिक पेयर, इनैंशियोमेरिक पेयर, ये होगा हमारा a/2। जो ये a होगा हमारा नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, उसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ इनैंशियोमेरिक पेयर भी कैलकुलेट हो जाएगा। नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर ये भी होगा a/2। नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे m से, और इसके लिए फॉर्मूला होगा हमारे पास कुछ नहीं, 0, ठीक है? जैसे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है और यहाँ पे n नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर, n नंबर यानी कि कुछ भी हो सकते हैं, उनकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है? तो वहां पे नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड हमेशा 0 होंगे। नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड 0 क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है और हमें पता है मीजो कंपाउंड के लिए कंडीशन होती है, एक तो यहाँ पे एटलीस्ट 2 एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट होने चाहिए, सेकंड कंडीशन होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए मॉलिक्यूल में, तभी मॉलिक्यूल हमारा मीजो कंपाउंड कहलाएगा। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो मीजो कंपाउंड यहाँ पे 0 होंगे। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे जो होगा 2 की पावर n। तो n हम जितने हमारे एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट होंगे मॉलिक्यूल में उतने हम यहाँ पे लिख देंगे। बाकी नंबर ऑफ इनैंशियोमेरिक पेयर वो होंगे जितने हमारे ए हाई होंगे उनको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही रेसिमिक मिक्सचर में करना है। क्लियर यहाँ तक सबको? नेक्स्ट देखो, ये तो हमने केस फर्स्ट देखा। केस सेकंड, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट और एसिमेट्रिक सेंटर इवन नंबर में प्रेजेंट। इवन नंबर यानी कि 2, 4, 6 इस फॉर्म में हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म यदि कैलकुलेट करने हैं यानी कि ए हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए होगा 2 की पावर n माइनस n-1। तो ये था ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म के लिए नंबर्स हमें निकालने होंगे तो 2 की पावर n-1। सेकंड हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ इनैंशियोमेरिक पेयर। यदि इनैंशियोमेरिक पेयर को हम निकालेंगे तो वो होगा a/2, यानी कि जितने यहाँ पे a आएंगे उतने क्या करेंगे उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो इनैंशियोमेरिक पेयर निकल के आएंगे। थर्ड होगा नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, उसके लिए भी वही सिमिलर a/2।
नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड। अब यहाँ पे मीजो कंपाउंड हम कैलकुलेट कर पाएंगे, इसके लिए फॉर्मूला होगा, क्योंकि यहाँ पे एसिमेट्रिक सेंटर भी प्रेजेंट होंगे और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होगी, तो मीजो कंपाउंड के कुछ तो नंबर होंगे। तब देखो क्या होगा वहां पे, इसे हम m से रिप्रेजेंट करेंगे और हमारे पास होगा 2 की पावर n/2 माइनस 1, 2 की पावर n/2 माइनस 1, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड। लास्ट होगा टोटल नंबर ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, वो होंगे हमारे A+M, A और ये है M, इन दोनों को हम सम कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स आ जाएंगे। क्लियर यहां तक सबको? तो ये हमारा सेकंड केस था। सेकंड केस में ये A का देखो इनैंशियोमेरिक पेयर और रेसिमिक मिक्सचर, दोनों केस में देखो, यानी कि तीसरे केस में भी यही होंगे। A/2 करना है तो हमें क्या करना है, A कैलकुलेट करेंगे तभी हम आगे का प्रोसेस भी कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे थर्ड केस की। थर्ड केस में देखो यहीं पे लिख देते हैं, यदि हमें नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म कैलकुलेट करनी है जिसे हम A से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो हमारे पास होगी 2 की पावर n-1, सॉरी माइनस, और 2 की पावर n-1/2, 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1/2। नेक्स्ट यही इनैंशियोमेरिक पेयर के लिए A/2, इसके लिए भी A/2। मीजो कंपाउंड M के लिए होगा हमारे पास 2 की n-1/2। तो ये हमारा है नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड, किसके लिए, थर्ड केस के लिए, जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी बट एसिमेट्रिक सेंटर जो प्रेजेंट होंगे वो ओड नंबर में प्रेजेंट होंगे। एक बार फिर से देख लो डिफरेंस, देखो यहाँ पे A का फॉर्मूला होगा डिफरेंट है और M का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर? और यहाँ भी वही टोटल नंबर हमें कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स के निकालने होंगे तो A+M कर देंगे, A+M। क्लियर हो यहां तक सबको? इसके एग्जांपल देख लेते हैं, यहीं पे इन दो केस के देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है, सेकंड केस की बात कर रहे हैं, हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल हमारे पास C2H5 और एक हमारे पास है ये C2H5। ये दो मॉलिक्यूल हमारे पास हैं और हमें इनमें नंबर ऑफ आइसोमर्स कैलकुलेट करने हैं। तो देखो फर्स्ट वाला जो मॉलिक्यूल है इधर वाला, यहाँ पे आप लोगों को दो एसिमेट्रिक सेंटर दिख रहे होंगे, तो एसिमेट्रिक सेंटर यहाँ पे 2 है यानी कि E1 है, साथ में अच्छा एक मिनट, फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्शन 2 जाएगी, यहाँ पे होगा CH3 और CH3, ठीक है। साथ में यहाँ पे है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, जो कि हम रिप्रेजेंट करेंगे A से 2 की पावर n-1, n यानी कि नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर कितने हैं 2, तो 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर -1 यानी कि 1, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। A हमारा 2 के इक्वल आया। सेकंड होगा वो होगा नंबर ऑफ इनैंशियोमेरिक पेयर, जिसे हम A/2 से कैलकुलेट करेंगे। A हमारे पास 2 है तो 2/2 यानी कि 1। नेक्स्ट होगा हमारे पास नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर वो भी A/2 यानी कि 1 होगा। नेक्स्ट होगा हमारे पास नंबर ऑफ
मीजो कंपाउंड, नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड जिसे हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्मूला होगा 2 की पावर n माइनस 1, सॉरी 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, तो यहाँ पे n होगा 2, 2 बाई 2 यानी कि 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, और 2 की पावर 0 यानी कि किसी की पावर भी 0 होगी, क्या हो जाएगी वैल्यू 1 हो जाएगी। नेक्स्ट हमें जो कैलकुलेट करना है वो होगा टोटल नंबर ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स जो कि होगा a प्लस m यानी कि 3। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट किया है फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल। अब हम सेकंड वाले मॉलिक्यूल की बात करेंगे। देखो ये है, यहाँ पे हमारे पास एसिमेट्रिक सेंटर 1 2 3, तो यानी कि ओड एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है यानी कि 3, साथ में यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट हमारे पास होगा नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म कैलकुलेट करने हैं, यानी कि a 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2। ठीक है, तो होगा 2 की पावर 3 माइनस 1 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 1 बाई 2, 3 माइनस 1 2, 2 की पावर 2 यानी कि 4 माइनस 3 माइनस 1 2, 2 बाई 2 यानी कि 1, 2 की पावर 1, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2 यानी कि 2, a की वैल्यू 2 आई। नेक्स्ट हमें निकालना है नंबर ऑफ इनैंशियोमेरिक पेयर, a बाई 2 यानी कि 2 बाई 2 1 होगा, रेसिमिक मिक्सचर भी हमारा क्या होगा 1 होगा, वो भी a बाई 2। नेक्स्ट जो है हमारा वो होगा नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड, नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला होगा 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2, जो कि होगा 2 3 की पावर माइनस 1 इंटू 2, 2 बाई 2 1 यानी कि 2, m हमारा कितना आया 2। टोटल नंबर ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स वो होगा a प्लस m यानी कि 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। क्लियर है दोनों केस? ठीक है, अब देखो ये तो हमने बात की थी ऑप्टिकल एक्टिविटी इन मॉलिक्यूल हैविंग ए सिमेट्रिक सेंटर, हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात कर रहे थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन पोलिन्स, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन पोलिन। अब इसके भी दो केस हैं, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। यदि हमारे पास नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन हो, दो केस हो सकते हैं पोलिन में, क्या होंगे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ही होंगे। अब वो डबल बॉन्ड इवन में है या फिर ओड में है, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ओड हो। तो यदि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन है तो वहां पे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे हमारे पास 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे होगा हमारे पास 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2। ठीक है, ये होंगे हमारे पास फॉर्मूला, ये होंगे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन पोलिन। दो केस है, यदि हमारे पास नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ओड इवन है या फिर ओड है। इवन है तो फॉर्मूला होगा हमारे पास ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने के लिए, और ओड है तो ये होगा। ठीक है, अब इसके भी एक एक एग्जांपल देख लो। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है,
ये देखो ये मॉलिक्यूल हमारे पास है, यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देखेंगे हम, 1 2 3 3 है यानी कि ओड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, 2 की पावर n, n कितने हैं 3, 3 माइनस 1, यहाँ पे n हमारे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे, प्लस 2 की पावर 3 माइनस 1 बाई 2, 3 माइनस 1 2 बाई 2 यानी कि 1, और इधर हो जाएगी 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1, 2 2 4 प्लस से 2 6, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे 6। यहाँ तक क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे टोपोसिटी के बारे में। टोपोसिटी, टोपोसिटी क्या है ये देखो ध्यान से। यदि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल गिवन है, यदि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल गिवन है और उस मॉलिक्यूल पे दो सेम एटम लगे हैं, सेम एटम या फिर सेम ग्रुप लगे हैं, और उनमें से हम क्या करेंगे एक एक करके 2 बार में पहले एक एटम को रिप्लेस करेंगे, किससे करेंगे किसी दूसरे एटम से जो उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट ना हो। क्या कह रहे हैं हम, हमारे पास एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उस पे 2 एटम सेम लगे हैं, 2 एटम या फिर 2 ग्रुप सेम लगे हैं, और जो सेम ग्रुप या एटम है उनमें से हम एक एक को यदि रिप्लेस करें, यदि हमने रिप्लेस किया, मान लीजिए 2 जो सेम एटम है वो हमारे पास हाइड्रोजन है H1 एंड H2, H1 को रिप्लेस करेंगे किसी हेलोजन से, ठीक है, तो वैसे ही जिस हेलोजन से हमने H1 को रिप्लेस किया उसी हेलोजन से हम H2 को भी रिप्लेस करेंगे, दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, तब हमें 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। वो दोनों मॉलिक्यूल का जो स्टीरियो आइसोमर्स होगा वो कौन सा होगा ये हमें टोपोसिटी बताता है। समझ आया? हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, देखो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसमें मान लीजिए H1 है, ये H2 है, यानी कि एक मॉलिक्यूल पे 2 एटम या फिर 2 ग्रुप भी हो सकते थे, इथाइल ग्रुप हो सकते हैं, मिथाइल ग्रुप हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि 2 एटम या 2 ग्रुप सेम हो। अब हम क्या करेंगे, एक बार हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, क्लोरीन से कर दिया हमने, एक बार इस हाइड्रोजन को हमने क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे जो हमें मॉलिक्यूल मिलेंगे, यहाँ पे हमें जो मॉलिक्यूल मिलेंगे वो एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, बट वो कौन से स्टीरियो आइसोमर्स होंगे ये हमें पता लगाना है। क्लियर हुआ यहाँ तक? देखो टोपोसिटी हमारे पास 2 टाइप के होंगे, होमोटोपिक एंड हिट्रोटोपिक, होमोटोपिक एंड हिट्रोटोपिक। देखो सबसे पहले हम होमोटोपिक के बारे में बात कर लेते हैं। होमो यानी कि सेम, ठीक है, होमो सेम। देखो यदि हम बात करें, एक मॉलिक्यूल हमारे पास है ये CH3CH3 H1H2, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो यदि हम बात करें टोपोसिटी की, टोपोसिटी हम होमोटोपिक और हिट्रोटोपिक 2 बताए इसके पार्ट, बट इन्हें कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। एक मेथड होगा हमारे पास है बाईसिमेट्री मेथड, और एक होगा हमारे पास है, एक तो होगा बाईसिमेट्री मेथड, ठीक है, और सेकंड होगा हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, 2 मेथड होंगे। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से बात करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो अब हम बात करें हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। यहाँ पे ध्यान से देखो हमें करना क्या है, हमने बताया कि यहाँ पे हमारे पास है 2 ग्रुप या 2 एटम हमारे पास सेम है, H1 एंड H2। सबसे पहले हम इस H1 को रिप्लेस करेंगे, H1 को हमने रिप्लेस किया Cl से,
तो हमारे पास मॉलिक्यूल बना CH3 CH3ClH2। अब हम रिप्लेस करेंगे इस H2 को सेम एटम से रिप्लेस करेंगे जिससे हमने H1 को रिप्लेस किया है। तो क्लोरीन से CH3H1 इधर होगा Cl। ये हमें दो मॉलिक्यूल मिले हैं इस मॉलिक्यूल से जब हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है। अब हमें क्या मिलेंगे? स्टीरियो आइसोमर्स मिलेंगे। दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं। अब कौन सा स्टीरियो आइसोमर्स है? स्टीरियो आइसोमर्स में हमने 3 डिस्कस किए थे, आइडेंटिकल है, इनैंशियोमर है या फिर डायस्टीरियोमर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने एक मिरर लगा दिया, यहाँ पे हमने मिरर लगा दिया। तो क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? तो हाइड्रोजन तो सेम है, वो तो 1 और 2 हमने सिर्फ समझने के लिए लगाए हैं। तो यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे मिरर इमेज प्रेजेंट है। मिरर इमेज प्रेजेंट है। सेकंड कंडीशन है, क्या ये सुपर इम्पोजिबल है? सुपर इम्पोजिबल यानी कि इस वाले मॉलिक्यूल को ऐसे उठाया और इस पे रख दिया तो वो क्या हो जाएगा? सुपर इम्पोजिबल। बस देखो, इसको ऐसे उठाएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा, बट हम ऐसे कर सकते हैं डायगोनली, यदि हम डायगोनली इंटरचेंज करवा दें तो ये भी क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। तो H किधर चला जाएगा? उधर। क्लोरीन आ जाएगा इधर, और ये तो क्या सेम है तो H ही रहेंगे। तो H उधर गया, क्या हुआ? अब H इधर आएगा और क्लोरीन इधर आएगा, इंटरचेंज करवाए तो ये CH3 इधर, ये CH3 इधर, ठीक है। अब इस वाले मॉलिक्यूल को ऐसे उठाएंगे और यहाँ पे रखेंगे तो अब क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन है और यहाँ क्लोरीन है, तो यानी कि सुपर इम्पोजेबल भी है। तो ये है सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो ये कैसे होंगे दोनों हमारे मॉलिक्यूल? कौन से स्टीरियो आइसोमर्स होंगे? आइडेंटिकल, ये होंगे आइडेंटिकल। तो याद रखना, होमोटॉपिक जो होंगे उसमें जो स्टीरियो आइसोमर्स बनेगा हमारा, वो होगा हमारा आइडेंटिकल स्टीरियो आइसोमर्स। एक बात और याद रखना, होमोटॉपिक में यहाँ पे सेम प्रोडक्ट बनेंगे, सेम प्रोडक्ट बनेंगे रिप्लेस करवाने के बाद। यदि हम इसको हाइड्रोजन को करवाया तो ये वाला मॉलिक्यूल था, और ये करवाया तो ये वाला मॉलिक्यूल, दोनों कैसे हैं? सेम ही प्रोडक्ट है, तभी तो आइडेंटिकल है। यानी कि हमें सेम प्रोडक्ट मिलेंगे और मॉलिक्यूल हमारा एक आयरल होगा। रिप्लेसमेंट से पहले भी एक आयरल है और रिप्लेसमेंट के बाद भी एक आयरल होगा। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है। तो ये था हमारा होमोटॉपिक। अब हम बात करेंगे हेटेरोटॉपिक की। हेटेरोटॉपिक 2 टाइप के होंगे, एक होगा इनैंशियोटॉपिक, इनैंशियोटॉपिक, दूसरा होगा हमारे पास डायस्टीरियोटॉपिक। ये हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इनैंशियोटॉपिक। इनैंशियोटॉपिक की पहले कंडीशन देख लो, ये रिप्लेसमेंट से पहले एक आयरल है, रिप्लेसमेंट से पहले एक आयरल है, रिप्लेसमेंट के बाद ये कायरल हो जाएगा, ठीक है। बिफोर रिप्लेसमेंट, और कायरल हो जाएगा आफ्टर रिप्लेसमेंट। ठीक है, यहां तक सबको? यहां पे हम मॉलिक्यूल लेते हैं, उसे समझ आएगा। जैसे कि CH3 CH2OH, ये हमारे पास मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब देखो, हम ऐसे लिख सकते हैं वर्टिकल लाइन पे CH3 CHHOH, ये H1 है, ये H2 है। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, क्या ये आपको लास्ट में जो मॉलिक्यूल आया था हमने होमोटॉपिक का वैसा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो रिप्लेसमेंट के बाद भी हमारा एक आयरल था। यहाँ पे देखो, ये जो हमारे पास 2 सेम एटम प्रेजेंट है, इनको हम रिप्लेस करवाएंगे किसी से जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, जो एटम, उससे रिप्लेस करवाएंगे। तो यहाँ पे हमने रिप्लेस करवाया,
मान लीजिए अब की बार हमने H1 को ब्रोमीन से रिप्लेस करवाया तो H2 को भी हमें ब्रोमीन से रिप्लेस करवाना पड़ेगा। तो हमारे पास होगा CH3 COH H1, H1 की जगह हमने लिया ब्रोमीन और इधर है H2, इधर होगा CH3C, इधर होगा ब्रोमीन और इधर होगा H1OH। अब इन दोनों मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, क्या ये एक आयरल है बेबी? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे तो ये मॉलिक्यूल हमारा एक आयरल था, बट यहाँ पे अब दोनों मॉलिक्यूल हमारे कायरल होंगे, और कायरल का मतलब पता है चारों के चारों एटम या ग्रुप में डिफरेंट हो, तो एक आयरल है। अब हमें देखना है कि ये स्टीरियोमर्स हैं, स्टीरियो आइसोमर्स हैं, बट कौन सा स्टीरियो आइसोमर्स है वो हमें पता लगाना है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? मिरर लगाना। जैसे ही मिरर लगाएंगे तो क्या देखो, एक दूसरे की मिरर इमेज बन रही है, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। इधर ब्रोमीन इधर ब्रोमीन, CH3 CH3, यानी कि मिरर इमेज तो है। अब हम बात करेंगे सुपर इम्पोजेबल की। तो इस मॉलिक्यूल को हमने ऐसे उठाया और यहाँ पे रखा, तो क्या ये सुपर इम्पोजेबल है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसे उठाएंगे तो इधर क्या है, राइट साइड में हाइड्रोजन, बट इधर राइट साइड में ब्रोमीन है। तो क्या हम इसे डायगोनली इंटरचेंज करवा के इनको हम सिमिलर लेके आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पे होमोटॉपिक में क्या थे, डायगोनली पे यहाँ पे सेम ग्रुप प्रेजेंट था, जिसकी वजह से उनमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और ये इंटरचेंज होके सुपर इम्पोजेबल बन गए थे। तो ये हमारे होंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और हमें पता है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज जो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे वो इनैंशियोमर होंगे, और जो इनैंशियोमर मॉलिक्यूल होगा वही हमारा कहलाएगा इनैंशियोटॉपिक। तो ये देखो मॉलिक्यूल हमारा है इनैंशियोमर, इनैंशियोमर्स। तो फिर इनैंशियोटॉपिक कौन है? इनैंशियोटॉपिक है ये वाले हाइड्रोजन, ये है इनैंशियोटॉपिक प्रोटॉन, ये है इनैंशियोटॉपिक हाइड्रोजन H1 एंड H2। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड यानी कि डायस्टीरियोटॉपिक की। डायस्टीरियोटॉपिक है, सबसे पहले इसकी कंडीशन देखो। अभी हमने क्या बताया, होमोटॉपिक और इनैंशियोटॉपिक है। यहाँ पे मॉलिक्यूल पहले से ही एक आयरल था, रिप्लेसमेंट से पहले एक आयरल था, होमोटॉपिक में रिप्लेसमेंट के बाद भी एक आयरल है, बट इनैंशियोमेरिक में बाद में कायरल हो जाता है। क्लियर? बट डायस्टीरियोटॉपिक है, वहां पे ये कायरल होगा बिफोर रिप्लेसमेंट। बिफोर रिप्लेसमेंट यानी कि रिप्लेसमेंट से पहले ही वहां पे एक कायरल कार्बन जरूर होगा, एक कायरल कार्बन वहां पे जरूर होगा। सेकंड, एक कायरल होगा और एक CH2, CH2 भी हो सकता है, सॉरी CH2 मतलब दो हाइड्रोजन सेम, या फिर मान लीजिए इसके साथ CH3 है, वो भी हो सकता है, यानी कि दो सेम एटम वाला भी वहां पे मिलेगा। क्लियर है यहाँ पे? अब देखो, और डायस्टीरियोटॉपिक क्या होता है? नो मिरर इमेज, कोई मिरर इमेज मॉलिक्यूल की नहीं बनेगी। अब मॉलिक्यूल लेंगे, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है CH3CHOH CH2H1 और यहाँ होगा C2H5। ठीक है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो। फर्स्ट कंडीशन कह रही थी कि हमारे पास एक कायरल कार्बन जरूर होगा, तो इस वाले कार्बन को देखो, C2 को कायरल कार्बन है, यहाँ पे एक तो मिथाइल का ग्रुप है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है और एक हमारा पूरा ये ग्रुप लगा, तो चारों ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट है, तो यानी कि कायरल कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है। सेकंड हम बात करें, क्या यहाँ पे एक ऐसा भी सेंटर है जहाँ पे दो सेम ग्रुप लगे हों या सेम एटम, तो ये रहे दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, H1 एंड H2। अब इन दोनों को हम चेंज करेंगे, H1 को हमने चेंज किया ब्रोमीन से और इधर H2 को हम चेंज करेंगे ब्रोमीन से। सेम एटम से चेंज करना, और वो एटम यानी कि वो सब्स्टिट्यूएंट कोई भी हो सकता है, ब्रोमीन की जगह कुछ और भी हो सकता है, बट वो सब्स्टिट्यूएंट इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास मॉलिक्यूल होगा CH3C
HOH C, H1 को चेंज करे हैं ब्रोमीन से तो ये ब्रोमीन, इधर हाइड्रोजन H2 और ये होगा C2H5। इधर होगा हमारे पास CH3 CHOH CH2 की जगह ब्रोमीन और इधर होगा H1 C2H5। ये होगा, दोनों मॉलिक्यूल हमारे पास आ गए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स है और हमें पता है स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। और यदि आपको फिर भी नहीं पता है स्टीरियो आइसोमर्स है तो देख लेना, आपको कंडीशन बता रखे है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, कनेक्टिविटी सेम हो, ओरिएंटेशन डिफरेंट हो, तो वो हमारे होंगे स्टीरियो आइसोमर्स। तो यहाँ पे देखो, अब इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में हमने मिरर लगाया, तो क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है? बिल्कुल नहीं है। देखो इधर तो हाइड्रोजन है, इधर OH है, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, OH है और यहाँ पे क्या है, H है। तो क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है? तो एक दूसरे की मिरर इमेज ये नहीं है। और हमें पता है यदि दो मॉलिक्यूल जो स्टीरियो आइसोमर्स है एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल होंगे हमारे डायास्टीरियो आइसोमर्स, या फिर कहें डायास्टीरियोमर्स। मॉलिक्यूल हमारा डायास्टीरियोमर्स होगा, बट ये हाइड्रोजन है H1 एंड H2, ये होंगे हमारे पास डायास्टीरियोटोपिक प्रोटॉन। स्टीरियोटोपिक, डायास्टीरियोटोपिक होंगे हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल हमारा डायास्टीरियोमर्स होगा। क्लियर हो यहाँ तक सबको? तो ये हमने बात की थी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम बात करेंगे सिमेट्री मेथड से। बाई सिमेट्री मेथड। सिमेट्री हमने बता रखी है, सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये हमारी एक प्रॉपर एक पूरी क्लास है इस सिमेट्री ऑफ एलिमेंट की। यदि जिस किसी ने भी वो क्लास नहीं देखी है तो आप जाके वो क्लास देख सकते हैं, या फिर आपको उस क्लास का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट ही मिल जाएगी जिसमें आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। तो देखो सिमेट्री मेथड से कैसे करेंगे, हम यहाँ पे तीनों लिख लेते हैं। एक हमारे पास था होमोटोपिक, एक हमारे पास था इनैंशियोटोपिक और एक हमारे पास है इनैंशियोटोपिक। डायास्टीरियोटोपिक, देखो होमोटोपिक में हम बात करेंगे एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। क्या होगा, देखो हम मॉलिक्यूल लेते हैं, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हमने लगाया CH3 CH3 और ये है H2 और ये है H1। ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये लिया था हमने ऊपर भी जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे थे। यदि यहाँ पे हम एक्सेस ऑफ सिमेट्री है क्या, देखो एक बार देख लो, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे या फिर एक इमेजिनरी एक्सिस यहाँ से पास करवाएंगे, जिससे जैसे इसको हम क्या करेंगे, रोटेट करवा देंगे, रोटेशन करवाएंगे इनका, तो हमें कैसा प्रोडक्ट मिले, सेम मिले, यानी कि उसका हमें आइडेंटिकल प्रोडक्ट तो नहीं मिलेगा बट उसका ही हमें क्या मिलेगा, सिमिलर प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमने यहाँ से इसे रोटेट करवाया, क्या होगा, देखो जैसे ही हम इसे रोटेट करवाएंगे इस मॉलिक्यूल को इधर, तो यहाँ भी CH3 यहाँ भी CH3 है, तो रोटेट होके यहाँ पे ये वाला CH3 चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ये वाला क्या होगा, H1, दोनों है तो हाइड्रोजन, अभी H2 हमारा अबोव द प्लेन है, जैसे इसे ऐसे फ्लिप करवाएंगे तो H1 हमारा अबोव द प्लेन आ जाएगा और H2 हमारा बिलो द प्लेन चला जाएगा। मॉलिक्यूल तो सिमिलर है, तो ये हमारा मॉलिक्यूल कहलाएगा आइडेंटिकल। और ये जो हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे सेम, ये कहलाएंगे हमारे होमोटोपिक प्रोटॉन। क्लियर यहाँ तक सबको? नेक्स्ट हमारा है इनैंशियोटोपिक। सब्स्टिट्यूशन मेथड वो हमने देख लिया, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ थोड़ी ही सिमेट्री देख लेते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले डायास्टीरियोटोपिक देख लो। यदि हमारे पास दो मॉलिक्यूल गिवन है, दो मॉलिक्यूल गिवन है और वो है सिस ट्रांस, या फिर एक ही मॉलिक्यूल में हमसे दो सेम एटम है, जैसे कि एक मिनट रुको, सिस ट्रांस हो, कैसे, ये हमारे पास है क्लोरीन और क्लोरीन, ये मान लीजिए, ये हमारे पास है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे
ये जो क्लोरीन है और ये जो क्लोरीन है ये किधर है, अपवर्ड, और ये क्या है, अपवर्ड है, तो ये क्या होगा, सिस होगा। दूसरा हम मॉलिक्यूल बना दें ऐसे ही, यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन हो गया, आपकी बार यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस, ये ट्रांस है और ये सिस है, तो दोनों मॉलिक्यूल क्या होंगे, डायास्टीरियोमर होंगे। कैसे होंगे, डायास्टीरियोमर होंगे, और डायास्टीरियोमर में कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती, नो सिमेट्री, कोई सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, क्लियर, डायस्टीरियोमर एंड होमोटोपिक। अब है इनैंशियोटोपिक। इनैंशियोटोपिक में क्या होगा, हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो। ठीक है, कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट हो वहां पे क्या होगा, हमारा इनैंशियोटोपिक प्रेजेंट होगा। सिमेट्री हो सकी, यहाँ पे सिमेट्री प्रेजेंट होगी, बट सिमेट्री हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, कोई भी सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है, तो वो हमारे कहलाएंगे इनैंशियोटोपिक। क्लियर हुआ, ठीक है। एक हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रो, ये जो हम क्वेश्चन करेंगे अभी एक दो उनसे क्लियर हो जाएगा। एक हम प्रोकायरलिटी की बात कर लेते हैं। प्रोकायरलिटी, कायरलिटी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, प्रोकायरलिटी की बात करेंगे हम। प्रो का मतलब क्या है, प्रो का मतलब होता है जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर। कायरलिटी यानी कि वहां पे क्या होगा, कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा। क्या होगा, कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा। कार्बन को हम मान के चलते हैं, कायरलिटी हमने डिफरेंट एटम में भी देखी थी, बट कार्बन को हम कॉमन एटम मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा उसके जस्ट बिफोर। कैसे, देखो देखो CH3 H1 H2 HOH C2H5, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। क्लियर यहाँ तक सबको, ये मॉलिक्यूल है जो इसमें देखो, एक तो हमारे पास ऐसा सेंट्रल कार्बन होना चाहिए जिस पर दो सेम ग्रुप या सेम एटम लगे हों। यदि हमें टोपोसिटी चेक करनी है तो दो सेम एटम या सेम ग्रुप लगे होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारे पास ये वाला कार्बन है। अब हम बात करें यहाँ पे जस्ट बिफोर कायरल कार्बन, जस्ट बिफोर कायरल कार्बन, ये वाला कार्बन देखो, ये कायरल नहीं है, ये वाला कार्बन देखो, यहाँ पे इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोक्सिल इथाइल ग्रुप और ये ग्रुप, चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हैं इस वाले कार्बन पे। अब इस वाले पे चारों कार्बन डिफरेंट, चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हैं, तो यानी कि ये वाला कार्बन होगा हमारा कायरल कार्बन, ये होगा कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन के जस्ट पहले ये वाला कार्बन, ये हमारा कहलाएगा प्रोकायरल कार्बन, यहाँ पे है प्रोकायरलिटी। क्लियर हुआ, प्रोकायरलिटी। तो ये थी हमारी क्लास। अब हम इनके, ये तो हमने टॉपिक कवर किए हैं आज की क्लास में, अब हम कुछ MCQ करेंगे जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएंगे टॉपिक। देखो, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये मॉलिक्यूल गिवन है और यहाँ पे हमें बताना है जो HA और HB है, ये कौन सा टॉपिसिटी हमें शो कर रहे हैं। HA एंड HB कौन सा टॉपिसिटी हमें शो कर रहे हैं। देखो, यदि हम इस HA और HB को हम रिप्लेस कर दें, रिप्लेस करेंगे, यही तो काम हमारा सबसे पहले, दोनों एटम को किसी ऐसे सब्स्टिट्यूएंट से रिप्लेस करेंगे जो मॉलिक्यूल में है नहीं। बट उससे पहले एक कंडीशन दे दो, इतना बड़ा क्वेश्चन मतलब यानी कि लेंथ बनाने से पहले ये वाला कार्बन देखो, यहाँ पे एक ये वाला कार्बन एक हाइड्रोजन से है, एक मिथाइल ग्रुप से अटैच है, एक क्लोरीन से है और एक ये पूरा ग्रुप है। ठीक है, तो ये कार्बन कैसा कार्बन है, कायरल कार्बन, ये होगा हमारे पास है कायरल कार्बन। और ये हमारे पास है CH2, Cl है वैसे तो, बट यहाँ पे दो एटम क्या है, सेम है, एक तो कायरल है, साथ में दो एटम सेम है, तो वहां पे क्या होगा, डायास्टीरियोमर्स, डायास्टीरियोमर्स। और ये हाइड्रोजन होंगे, ये होंगे डायास्टीरियोटोपिक। तो यहाँ पे हमें रिप्लेसमेंट की नीड है नहीं, हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं। तो ये होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो,
ये हमें 3 कंपाउंड गिवन है और हमें बताने हैं इनमें से कौन सी टोपोसिटी शो कर रहे हैं उन हाइड्रोजन की जो यहाँ पे गिवन है, जैसे कि HA और HB, इधर भी HA HB HA और HB। हमें इनकी टोपोसिटी बतानी है कि कौन सी टोपोसिटी है इन हाइड्रोजन की। तो देखो सबसे पहले लास्ट वाले कार्बन में देखो, यदि हम यहाँ से एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास करें, लास्ट यानी कि हम थर्ड कंपाउंड की बात करें हैं, यदि हम थर्ड कंपाउंड में से एक्सिस ऑफ सिमेट्री को पास करेंगे तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है ये पलट के ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे HB बिलो द प्लेन था, अब क्या हो जाएगा पलटने के बाद HA बिलो द प्लेन हो जाएगा और HB अबोव द प्लेन चला जाएगा। है तो दोनों हाइड्रोजन, नेमिंग तो हमने सिर्फ पहचानने के लिए कर रखी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा आइडेंटिकल होगा, ये मॉलिक्यूल हमारा आइडेंटिकल है और ये जो हाइड्रोजन है हमारे ये होंगे होमोटोपिक, होमोटोपिक, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की। यहाँ पे देखो CH3 लिख दिया ऐसे, CH3 CH2, इस वाले कार्बन के हमसे पूछे हैं HB HA और CH3। क्या यहाँ पे आप लोगों को कोई कायरल कार्बन दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं, कोई कायरल कार्बन यहाँ पे नहीं है। यदि यहाँ पे कायरल कार्बन नहीं है तो इसे हम रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास HA को रिप्लेस करेंगे Cl से, तो हमें मिलेगा CH3 CH2 C, इधर होगा Cl H2 CH3, इधर हम HB को रिप्लेस करेंगे Cl से, B है यहाँ पे, CH3 CH2 C Cl HA CH3। ये दोनों हमारे पास जो मॉलिक्यूल आए हैं एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, बीच में हमने लगाया मिरर, तो क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? तो बिल्कुल मिरर इमेज है, चेक करके देख लो, मिरर इमेज है, बट ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। तो ये कैसा होगा हमारा मॉलिक्यूल, दोनों इनैंशियोमर होंगे, इनैंशियोमर होंगे। और ये हाइड्रोजन है जो ये यानी कि ये प्रोटॉन है, ये होंगे हमारे इनैंशियोटोपिक, ये होंगे इनैंशियोटोपिक। क्लियर? इस वाले पे आओ। अब यहाँ पे हमें HA और HB के बारे में बात करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस मॉलिक्यूल में आपको क्या कोई कायरल कार्बन नजर आ रहा है? बिल्कुल, ये वाला हमारा जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है, ठीक है। अब हम बात करें यदि यहाँ पे इस वाले कार्बन पे 2 सेम एटम भी प्रेजेंट है, ये वाला जो हाइड्रोजन है और इधर भी क्या है, एक हाइड्रोजन है, किस पोजीशन पे है ये? ट्रांस पोजीशन पे भी है, ठीक है। और या फिर हम कहें ट्रांस और सिस पे जाने की नीड भी नहीं है यहाँ पे हमें, तो यहाँ पे ये कायरल है और ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, उसके नेक्स्ट वाला कार्बन, या फिर नेक्स्ट वाला कार्बन हो, ये जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट वाले कार्बन पर ही सेम एटम ग्रुप लगे हो, उससे नेक्स्ट वाला भी हो सकता है। तो ये हमारे जो हाइड्रोजन होंगे वो होंगे डायास्टीरियोटोपिक। यदि आप इन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे किसी दूसरे सब्स्टिट्यूएंट से तो एक दूसरे की मिरर इमेज ये नहीं बनेंगे, मिरर इमेज नहीं बनेंगे तो वो होंगे डायास्टीरियो आइसोमर्स हमारे मॉलिक्यूल, और उनके हाइड्रोजन कहलाएंगे डायास्टीरियोटोपिक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ये हमें 3 कंपाउंड गिवन है और वही हमें टोपोसिटी बतानी है। यहाँ पे जो देख हमने क्या कहा था कि यदि हम टोपोसिटी चेक करे हैं, डायास्टीरियोटोपिक में कंडीशन बताई थी हमने, उनके पास एक कायरल कार्बन हो और सेकंड ऐसा कार्बन हो जिसके पास 2 सेम एटम प्रेजेंट हो, ठीक है। बट sp2 पे ऐसा नहीं होता, बट ये हमारा एलिन है, एलिन के टर्मिनल कार्बन पे हमारे पास ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी टोपोसिटी होगी। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो कार्बन है इसके पास डिफरेंट एटम ग्रुप लगे हैं और इधर हमारे पास है सेम, हमारे पास है सेम है, तो क्या होगा यहाँ पे डायास्टीरियोटोपिक होगा, डायास्टीरियोटोपिक हाइड्रोजन होंगे। चेक करने की नीड नहीं है, यदि यहाँ पे एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है और उसके पास में हमारे एक ऐसा कार्बन प्रेजेंट है जिसके पास 2 सेम ग्रुप या एटम लगे हों तो वो होंगे डायास्टीरियोटोपिक। नेक्स्ट हमारा देखो यहाँ पे हम इनकी बात करेंगे HA एंड HB की। यहाँ पे भी क्या है, कायरल का प्रेजेंट है, कायरल कार्बन, और यहाँ पे क्या है 2 सेम एटम प्रेजेंट है,
तो ये भी होगा डायास्टीरियोटोपिक, डायास्टीरियोटोपिक। नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे ये H और ये B, यदि हम इनकी बात करेंगे, ठीक है, यदि हम इनकी बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है। यदि हम प्लेन पास कराएंगे तो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, एच ए रिफ्लेक्ट करेगा एच बी को, एच ए रिफ्लेक्ट करेगा एच बी को, तो वहां पे होगा हमारा इनएंशियोटोपिक, इनएंशियोटोपिक है। ये देखो याद रखना, हमारे पास कोई मॉलिक्यूल गिवन है, हम वहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करवा रहे हैं, कोई मॉलिक्यूल है उसमें हम प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करवा रहे हैं, जो बाइसेक्ट हो रहा है, एक तो बाइसेक्ट होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, दो ही कंडीशन होती है, बाइसेक्ट होंगे वो हमारे कहलाएंगे डायास्टीरियोटोपिक, और जो रिफ्लेक्ट होंगे वो कहलाएंगे इनएंशियोटोपिक। ये होगा बाइसिमेट्री मेथड से हम देखेंगे टोपोसिटी को, तो ये वाला हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास, अब यहाँ पे देखो हमें इन हाइड्रोजन की बात करनी है, स्टार लगाए नहीं, इन वाले हाइड्रोजन की बात करनी है। तो इससे पहले देखो ये वाला जो कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और एक ही पूरा इथाइल ग्रुप है, यानी कि ये कायरल कार्बन प्रेजेंट है। एक कायरल है और उसके पास एक ऐसा कार्बन है जिसके पास दो सेम एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये दोनों जो हमारे हाइड्रोजन होंगे ये होंगे डायास्टीरियोटोपिक, डायास्टीरियोटोपिक। नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इन दो ग्रुप की बात करनी है, मिथाइल ग्रुप, अब की बार हाइड्रोजन नहीं है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दो सेम ग्रुप या सेम एटम होने चाहिए। तो हमें बात करनी है ये कौन सा टोपोसिटी हमें, या फिर कहें कौन सा स्टीरियो आइसोमर्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, क्या हम यहाँ पे बात करें इस कार्बन पे, क्या यहाँ पे कायरल कार्बन है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो सेम ग्रुप लगे हैं, मिथाइल ग्रुप। इस वाले कार्बन पे देखो, यहाँ पे एक तो हमारे पास ये वाला ग्रुप है, इधर वाला डबल बॉन्ड की साइड वाला, एक हमारा इधर वाला ग्रुप है, एक हमारा ये जो ब्रिज हेड वाला ये वाला ग्रुप है, और एक हमारा ये आइसोप्रोपाइल वाला पूरा ग्रुप है, यानी कि चारों के चारों डिफरेंट है, चारों के चारों डिफरेंट है। तो ये वाला हमारा कायरल कार्बन होगा। कायरल कार्बन है, उसके पास में एक ऐसा कार्बन है जिसके पास दो सेम ग्रुप लगे हैं, तो वो दोनों सेम ग्रुप होंगे, वो यानी कि यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है वो होंगे डायास्टीरियोटोपिक, ये होंगे डायास्टीरियोटोपिक। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी और समझ आया होगा कॉन्सेप्ट। यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।